ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से ऊपर चला गया। दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने आज द्वारका के मेला ग्राउंड से दूसरे वन महोत्सव की शुरुआत की। दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी आज राजधानी के द्वारका स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी के तीसरे चरण के अंतर्गत 284 शहरों में 808 चैनलों की नीलामी करेगी और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हिमांशु कांडपाल। दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। शाम 5 बजे जलस्तर 206.32 मीटर से अधिक था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण जल स्तर बढ़ा है। राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है और नदी के जलस्तर में और वृद्धि से राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावित होने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने पानी के बहाव में तेजी के कारण हिंडन नदी के किनारे निचले इलाकों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। 5 गांवों के लगभग 200 लोगों को निकालकर आश्रय गृहों में भेज दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने आज द्वारका के मेला ग्राउंड से दूसरे वन महोत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण प्रगति की दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध कराने हेतु ग्रीन एक्शन प्लान पोर्टल की भी शुरुआत की गई। दिल्ली सरकार ने इस साल लगभग 52 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा 50 लाख पौधा और झाड़ी एनडीएमसी द्वारा लगाए जाएंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को विभाग द्वारा फ्री औषधीय पौधे भी बांटे गए। अपने संबोधन में श्री राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में हर समय मौजूद रहता है और दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। एक रिपोर्ट। श्री राय ने कहा कि उन तमाम उपायों के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और दिल्ली के अंदर हरित क्षेत्र में काफी इजाफा देखा गया है। इस वर्ष वृक्षारोपण महाअभियान को गति देने के लिए इस महीने की 9 तारीख को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। श्री राय ने बताया कि प्रत्येक रविवार को राजधानी के अलग अलग इलाकों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। अगला वन महोत्सव कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को दक्षिणी दिल्ली के असोला भाटी में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा समेत विधायक गुलाब सिंह, राजकुमारी ढिल्लों, राजेश ऋषि, धनवती चंदेला, नरेश बालियान और गिरीश सोनी, RWA के सदस्य और विभिन्न स्कूलों के इको क्लब के बच्चों और शिक्षकों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। समाचार कक्ष से मनोज। दिल्ली की उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी आज राजधानी के द्वारका स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में 5 साल के कोर्स में छात्रों को अपनी क्षमता को जानने, भविष्य में आगे बढ़ने और देश की सेवा करने के लिए कानूनी विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली स्थित यह विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष संस्थानों में से एक है और यहां भारत के भविष्य के वकील, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों का प्रतीक है और इसलिए कानून के हर छात्र के लिए देश के संविधान के महत्व को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हर छात्र का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि वो देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे। गौरतलब है कि शैक्षणिक वर्ष 2023 के लिए 20,000 से अधिक छात्र प्रतियोगी परीक्षा, अखिल भारतीय कानून प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और 123 विद्यार्थी मेरिट में चुने गए। इसमें भारत के 18 राज्यों के छात्र और साथ ही साथ अमेरिका, कनाडा सहित कई विदेशी छात्र शामिल हैं। इस वर्ष के बैच में 51 महिलाएं और 72 पुरुष छात्र हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे नवाचार को अपनाकर उद्यमी बने और अपना काम स्वयं शुरू करें। नई दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि वे स्वयं को आर्थिक राष्ट्रवाद पर अग्रसर करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जन संसाधन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और युवकों को राजनीति के माध्यम से सशक्त बनने की बजाय अपनी क्षमता और व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ वातावरण और समाज का सृजन हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में आपसी विचार विमर्श आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अड़चनें खड़ी करना और आपसी मतभेद पैदा करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने ये मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दे दी है। सुश्री अख्तर ने कहा कि जामिया में दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, प्राथमिक चिकित्सा क्लिनिक शामिल हैं। शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 में उत्तीर्ण छात्रों के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आज अपना शताब्दी वर्ष का दीक्षांत समारोह आयोजित किया। 12,500 से अधिक छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व राष्ट्रपति और जामिया के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा हमारे लोकतांत्रिक जीवन की सांस है और शिक्षा को जीवन की मुख्य सूचनात्मक शक्ति के रूप में देखना चाहिए। ये शिक्षा ही है जो हमें भविष्य की एक सामान्य दृष्टि दे सकती है और हमारे अंदर बौद्धिक और नैतिक ऊर्जा पैदा कर सकती है। श्री प्रधान ने कहा कि जाकिर हुसैन हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही पुराने मूल्यों को संरक्षित कर सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका थी और यह अगले 25 वर्षों में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने में पहला स्थान रखेगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन अस्तित्व में आया। लोकप्रिय फिल्म संगीत के लिए विख्यात विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी के तीसरे चरण के तहत 284 शहरों में 808 चैनलों की नीलामी करेगी। वे आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। श्री ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सूचना मंत्री ने कहा कि सरकार ने सामुदायिक रेडियो के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि एयरवेव्स सार्वजनिक संपत्ति है और इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं और जन आंदोलन लाने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन भागीदारी से जन आंदोलन लाना है, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि संचार क्षेत्र में टेलीविजन, इंटरनेट और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के रूप में नई प्रगति हुई है, लेकिन इससे रेडियो की लोकप्रियता और पहुंच में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 120 से अधिक नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुले हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 450 से अधिक हो गई है। इसके अलावा मंत्रालय के पास 100 से अधिक अतिरिक्त आशय पत्र विचाराधीन हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से ऊपर चला गया। दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने आज द्वारका के मेला ग्राउंड से दूसरे वन महोत्सव की शुरुआत की। दिल्ली की उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी आज राजधानी के द्वारका स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के
ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी के तीसरे चरण के अंतर्गत 284 शहरों में 808 चैनलों की नीलामी करेगी और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज लोगों की सुविधा के लिए एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर जैतपुर पार्ट 2 की विश्वकर्मा कॉलोनी में आयोजित हुआ। इस कॉलोनी में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस मौके पर बाढ़ पीड़ितों को राशन किट, साड़ियां और बच्चों के लिए कपड़ों का वितरण भी किया। निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन स्वाभिमान देश का संगठन द्वारा आयरिश आई क्लिनिक के सहयोग से किया गया। संस्था के संस्थापक सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी ने बताया कि बाढ़ आने के बाद राजधानी में आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में डॉक्टर ने लोगों की आंखों की जांच की और दवाई भी उपलब्ध कराई। लोगों को यह भी बताया गया कि इस बीमारी से बचने के लिए बाहर से आने पर साफ पानी से आंखों को धोएं, सफाई का ध्यान रखें और आई फ्लू होने पर दूसरों से दूर रहें। एक ही तौलिया या कपड़ा इस्तेमाल न करें और साफ कपड़े से ही आंखों को साफ करें। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के पुनर्विकसित परिसर का 26 जुलाई को उद्घाटन किया जाएगा। ये G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। 123 एकड़ के क्षेत्र वाला प्रगति मैदान परिसर देश की बड़ी बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का केंद्र बन गया है। आधुनिक और पुनर्विकसित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र की गणना दुनिया के उन शीर्ष 10 केंद्रों में की जाती है जिनमें जर्मनी के हैनोवर प्रदर्शनी केंद्र और शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र जैसे जाने माने स्थल शामिल हैं। इसमें 7,000 लोगों के बैठने की और काफी बड़े स्तर पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की क्षमता है। इसमें 7 अत्याधुनिक कला प्रदर्शनी कक्ष और एम्फी थिएटर हैं जिसमें 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। परिसर में आगंतुकों के लिए 5,500 गाड़ियां सुविधापूर्वक खड़ी करने की पार्किंग व्यवस्था भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। महान राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उनका साहस, संघर्ष और समर्पण हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत माता का साहसी सपूत बताया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि आजाद ने एक सुदृढ़, सशक्त और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और दायित्व पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। उपभोक्ता अधिकार और सुरक्षा मुद्दों की विशेषज्ञ पुष्पा गिरिमाजी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राजधानी में आज कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कई जगह हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से ऊपर चला गया। दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने आज द्वारका के मेला ग्राउंड से दूसरे वन महोत्सव की शुरुआत की। दिल्ली की उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी आज राजधानी के द्वारका स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 284 शहरों में 808 चैनलों की नीलामी करेगा और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।